लगता है कि मतदाता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग सोचने के लिए तैयार तो है, लेकिन इससे अलग हुआ नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये दौर पूरी तरह से खत्म माना जाए। रिपोर्ट। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो साफ हो जाता है कि जिन सरकारों ने भी काम किया, मतदाता उन्हें दोबारा वापस लाए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और पंजाब में मौजूदा सरकारें दोबारा चुनकर सत्ता में वापस लौटी हैं। ये सारे राज्य वो हैं जहां विकास जमीन पर दिखा है। गुजरात का विकास मॉडल इस बार चुनावी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण 2010 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव है। नीतीश के पास राज्य की एक बड़ी जाति का वोट बैंक है। वो मंडल की राजनीति से उभरे नेता हैं। विरोधी विचारधारा वाली बीजेपी से तालमेल कर उन्होंने 2005 में सत्ता पाई और जनता को जमीन पर विकास दिखाकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में वापस भी लौटे। बिहार के विकास के मॉडल का वो तमगा लेकर खुद को पीएम के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार भी बता चुके हैं। यानी सियासी दलों को जमीन पर काम करके दिखाना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, सुरक्षा देनी होगी, जीवन स्तर में सुधार लाना होगा। सिर्फ जात धर्म की बात कहकर मतदाताओं को बरगलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आम मतदाता पूरी तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता। जो पार्टी उनके वर्ग विशेष को अहमियत देने के साथ साथ विकास की गाड़ी दौड़ाएगी, मतदाताओं का झुकाव उन्हीं की ओर होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या ये सिर्फ बहस का विषय है जो स्टूडियो में होती हैं, जो शायद कहीं चौपाल पर भी होती हैं, कि इन सब से अलग जा रहा है, ये बेड़ियां कट रही हैं मतदाता की? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कुरैशी साहब? वाकई ऐसा हो रहा है? अवेयरनेस आ रही है, ट्विटर हो गया, तुरंत लाइक कर देते हैं, रीट्वीट कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या समझा जाए कि जमीनी लेवल पर ये बेड़ियां कट रही हैं, आगे जा रहे हैं लोग? देखिए, मुझे बड़ा पैराडॉक्स लगता है कि इलेक्शन से दो चीजें जो सुधरनी चाहिए थी बल्कि बिगड़ी हैं। कि जिन लोगों को 50 साल पहले अपनी कास्ट भी नहीं पता थी, आज उनको सब कास्ट तक भी बता दी जाती है कि आप ये ग्रुप है, ये गोत्र है, ताकि उसके मुताबिक उनका वोटिंग बिहेवियर बदले। इसी तरह इलेक्शन से उम्मीद ये की जाती थी कि करप्शन दूर हो, लेकिन इलेक्शन खुद ही तो एक फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन हो गया कि करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो रिकवर करने के लिए फटते पैसा बनाना शुरू करते हैं। ये एक फॉल आउट है, नेगेटिव फॉल आउट इलेक्शन का, जो बदकिस्मती की बात है। क्या अरविंद साहब, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि महानगरों में जहां लोग सिर्फ रोजगार की नीयत से लोग पहुंचे हुए अपने अपना घर बार छोड़कर, वहां असल में वो उन दीवारों को तोड़कर और वाकई डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन जहां लोग अपनी जगहों पर हैं, जहां वो अपने पुश्तैनी लोगों और उस समाज और मोहल्ले के साथ रह रहे हैं, वहां उनके लिए वो पॉलिटिक्स आज भी इंपॉर्टेंट है? क्या इसको ऐसे समझा जाए? देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंटली इसको रखना चाहूंगा। 1970s में जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट होता है, जेपी मूवमेंट होता है, और उस समय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप हो गई है, ये इश्यूज थे। देश को बचाना है, हर आदमी आके उससे जुड़ता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम यही है कि हम कहीं ना कहीं फिर वो रीजनल एस्पिरेशंस हो गए, कास्ट और कम्युनिटी को और बढ़ावा मिला। कारण बड़ा सिंपल है, आपके 15-16 लाख एक एमपी की कंस्टिट्यूंसी में वोटर है, वो एमपी कभी कनेक्ट नहीं कर सकता। उससे कनेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? कास्ट है, जो एक इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है, कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है, और जब तक ये दूरी बनी रहेगी एमपी के बीच में और आम जनता के बीच में, तब तक ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदुस्तान में हो रहा है जिसको कभी हमने संस्कृताइजेशन का नाम दिया, या मोटे तौर पर हिंदुस्तान में जो मॉडर्निटी है और ट्रेडिशन का एक समावेश हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी हो रही है। तो ये जो मॉडर्न आइडियाज आ रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, ये उसी ट्रेडिशन के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आप ये डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, एमपीज का नंबर नहीं बढ़ाएंगे, जनता के बीच में और एमपी के बीच में कनेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, ये कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहेंगे, आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। मधी जी, मैं इसमें ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप इस पर बहुत लिखते भी हैं, दलित पॉलिटिक्स पर, किस तरह से जातीय समीकरण अलग अलग बनते हैं। तो ये जो मठाधीश हैं, ये मठाधीश दरअसल ये पूरे वोट बैंक को, जिसको हम वोट बैंक नाम दे देते हैं अपनी चर्चा के लिए, होल्ड करते हैं। और यही वजह है कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी हो, हर एक को इन मठाधीशों के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच में रहना पड़ता है। चाहे तो वो गंगा के पास जाकर सिर पर रुमाल रखकर पूजा कर लें, या फिर जाके किसी
मस्जिद में किसी जिसे कहना चाहिए कि मौलवी से मिल लें, टोपी पहने कि नहीं पहने, शॉल ओढ़े कि नहीं पहने, ये सवाल इसीलिए शायद आ रहे हैं क्योंकि वो बेस सिस्टम वही है अभी भी। जो अभी कुरैशी साहब ने एक अच्छी बात कही कि भारतीय जनतंत्र ने दो काम किए, एक तो करप्शन और एक जातिवाद, दो को बढ़ाया, और उसके कारण अगर ऐसा नहीं कहा होगा तो मैं उसको सही सिंप्लीफाई कर यही कहा मैं उसमें जो एक और बात हुई जो आपने कहा ना, एक दलालों का बड़ा वर्ग पैदा हो गया, जो वोट के दलाल जो वोट बेचते हैं। और लेकिन इसमें एक और फिनोमेना है, वो ये है कि जाति एक तरफ इस तरह के कारणों का कारण बनती है, यानी इस तरह के वोट की डिवाइड करती है। दूसरी तरफ जाति में क्या भाव, इमेंसिपेशन का भाव भी बना है। यानी अगर आप देखें दलित पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश जो एक ब्रह्मवर्त था और उसको किस तरह से बीएसपी पॉलिटिक्स ने चेंज किया, तो वो जाति के कारण ही तो काटा। जाति जो काशीराम कहते थे कि मैं जाति इज ए डबल एज सोर्ड, और मैं जाति से ही ब्राह्मणिज्म को काटूंगा, काटा उन्होंने। लेकिन वो जाति फिर इतनी खराब हो, इतनी कहते हैं ना वो भस्मासुर की तरह है, बाद में आप ही वो खा जाता है। तो अब एक मिनट में मैं कह लेता हूं, फिर उसके बाद मेरी बात पूरी करनी है। उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने अपनी जाति के साथ फलाना पासी, फलाना चमार, फलाना ये रखना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 22 जातियां हैं हमारे यहाँ, 65 जातियां दलित जातियां उत्तर प्रदेश में, जिसमें 4-5 डोमिनेंट जातियां, उन्हीं को पावर मिला, उन्हीं को विजिबिलिटी मिली, और ढेर सारी जातियां उसमें छुपती और दबती, क्योंकि उनकी जाति को ग्लोरीफाई करने वाला कोई था नहीं। आपने रूरल अर्बन डिवाइड का जो एक फर्क है वो नहीं नोटिस किया है शायद। ये जो हम जाति और धर्म का समीकरण जो अर्बन एरियाज में देखते हैं वो थोड़ा अलग होता है हमारे रूरल एरियाज के कंपैरिजन में, और इसकी एक मिसाल हमें दिल्ली इलेक्शन में दिखी है। दिल्ली इलेक्शन में जब अर्बन जो बाहर की सीट्स है, सेमी अर्बन जिनको हम कह सकते हैं, जहां पहले बीएसपी का वर्चस्व हुआ करता था, वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। तो जो अर्बन वोटर है वो शायद इन चीजों से थोड़ा उठ के सोचता है, वो अपने लिए फैसिलिटीज सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट करता है। थोड़ा सा और ये समझाइए, इसको जरा ये समझाइए कि इसी वजह से सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं वो कई बार रिपीट नहीं होते हैं, बल्कि वो जो डेवलपमेंट और डिलीवरी के साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके रिपीट होने और सामने उभरने की संभावना है। बिल्कुल सही दिनेश आप जो कह रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा ये बता दूं कि अर्बन भी एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह के अर्बन होते हैं। इलाहाबाद का अर्बन अलग है, बनारस का अर्बन अलग है, दिल्ली का अर्बन अलग है। वहां के जो अर्बन है, हम ही बोल दें, वहां का अर्बन में जाति भी वैसी ही है और बीएसपी अभी भी जीतती है उन जगहों पे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि विकास के साथ जो लोग इन भावों की राजनीति करते हैं, जाति भाव, धर्म भाव, वो सफल होते हैं। मुझे लगता है ये सही बात है। हाँ जी, नहीं अलका जी, एक्चुअली अर्बन जो हमारा मतदाता है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर जाके सोचता है। रूरल भी सोचेगा, लेकिन वो सिर्फ उसी क्राइटेरिया को लेकर नहीं चलेगा। एक बार उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से एसोसिएट करके अगर आपको उसने वोट कर भी दिया तो वो आपसे फिर आगे काम करने की उम्मीद भी करेगा। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि एक बार उसने आपको चुन के बिठा दिया तो आप करें ना करें वो अगली बार भी चुन के बिठाएगा। ये चीज अब बदल रही है। मुझे आपको लगता है जो मेट्रो का जो हमने फिनोमेना ये दिल्ली में देखा, आपने दिल्ली का एग्जांपल दिया, कि ये दूसरे मेट्रोज में भी और बड़े शहरों में परकोलेट कर सकता है? हो सकता है, और ये इस इलेक्शन में हमें बहुत इंटरेस्टिंगली इसको वॉच करना पड़ेगा। शायद 2-3 बड़े शहरों में ये पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखे, लेकिन तब ये हमें नहीं मान के चलना चाहिए कि आम आदमी ने यहाँ पे करिश्मा कर लिया, पार्टी ने तो वो बेंगलोर में या मुंबई में भी वैसे ही करिश्मा कर लेगी। फैक्टर्स अलग अलग है। बेसिक फैक्ट भूल रहे हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, आज कैंडिडेट सेलेक्ट करते समय वो पहली चीज क्या देख रहा है, इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में जो कास्ट और रिलीजन का कॉम्बिनेशन है उसमें फिट इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप और चीजें देख रहे हैं। आपने भी टिकट बांटा, आपने भी वैसी बांटा, हर पार्टी ने वैसी बांटा, और उसका बेसिक कारण वही है कि आप जो बात कह रहे हैं ना कि दिल्ली में जो आपने फिनोमेना देखा, तो क्या वो कास्ट और कम्युनिटी खत्म नहीं हो गई? 1% जो वोट शिफ्ट होता है उसके आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए, सिर्फ 5% का शिफ्ट है। मायावती मेजॉरिटी से घट करके 83 सीट पे चली जाती और उसी 5% शिफ्ट से 100 के नीचे समाजवादी पार्टी 224 पहुंच जाती। 5% का शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बात पूर्णिमा जी, ये डबल एज सॉर्ड वाली जो आपने बात कही थी, बिल्कुल अगर वो इस पर लागू होता है कि देखिए मायावती ने किस तरीके से और काशीराम ने किस तरीके से अपना अंपायर
खड़ा किया वोट्स के मामले में, तो क्या वहां यह भी लागू होता है कि बाद में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर उनको बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ गई, इसलिए अब वो चलता ही रहेगा? ऐसा भी जरूरी नहीं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का भी जो मूल भाव है वो भी जाति भाव है। जैसे उसमें क्या है कि भाई ब्राह्मण की जो जातीय अस्मिता है उसको ग्लोरीफाई करेंगे, ठाकुरों की करेंगे, वैश्यों की करेंगे और करके सबको जोड़ेंगे, इसलिए सबके नायक होंगे, सबके हीरो होंगे, पूरा एक पिरामिड तैयार किया कांसीराम ने। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम क्या हुई, कांसीराम ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो जिसकी संख्या भारी थी उसने सब पर कब्जा कर लिया, तो वो जिसकी संख्या कम है वो नहीं। सोशल इंजीनियरिंग का फिनोमेना देखिए, अगर आप कुछ पुराने इलेक्शंस को देखिए तो वहां कोशिश है कास्ट कंसोलिडेशन की, खासतौर पर बीएसपी की पॉलिटिक्स को अगर देखिए, नारा क्या है, तिलक तराजू तलवार मारो इनको जूते चार। लेकिन वो नारे अब चलते नहीं लेकिन आप 2007 का इलेक्शन देखिए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना है? डेवलपमेंट के साथ आइडेंटिटी वाला मसला लोगों को कितना चाहिए? ये आटे में नमक जैसा चाहिए, या अगर सिर्फ डेवलपमेंट होगा और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कोई परहेज भी करता दिखाई दिया तो लोग उससे परहेज नहीं करेंगे? असल में यह अनुपात कितना है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और मजबूत लीडरशिप की अगर बात हो रही है तो कितना मजबूत? एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।